अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 10 जनवरी है और इस वीडियो में साकिब बशीर साहब के साथ बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है उसको आप बिलाशुबा ये कह सकते हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स केस था उसमें एक ड्रामाई और हैरानकुन मोड़ आया है। और जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं, अगर फैसला भी उन रिमार्क्स के मुताबिक आता है तो फिर क्या होगा। और इंडिकेशंस जो हैं, इसमें जो इसका एक एलिमेंट है, जाहिर है कि यूरोपीय यूनियन का और फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान का, उनके बयानात का जो तनाजुर है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन साकिब बशीर साहब से पूछेंगे कि जो बैक टू बैक 4 समातें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और खासतौर पर आज की समात और उसमें जस्टिस जमाल बंदोखेल के दीगर जज साहिबान के जो रिमार्क्स हैं वो रिमार्क्स तो कुछ और बता रहे हैं। और पीर को जब समात इसकी होगी तो किस तरफ ये जाता हुआ नजर आ रहा है। और इन केस मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाता है या ये कह दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा उन तमाम लोगों का जो सजा याफ्ता हो चुके या जिनके सजाएं जो हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स में मुआफ कर दिया गया। साकिब बशीर साहब के ऊपर जाने से पहले मैं आपको सिर्फ आज की जो कार्रवाई की खबर रिपोर्ट हुई है वो खबर मैं आज की बता देता हूं, और फिर हम इन 4 समातों से निकलने वाली जो गुफ्तगू है उसका या रिमार्क्स है उनका जिस्ट जो है वो आपके सामने रखेंगे, साकिब बशीर साहब से पूछेंगे। आज रिपोर्ट ये हुआ है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस, और क्या आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा होता है कि सजाए मौत तक की सजा सुना दी जाती है। ये जस्टिस जमाल बंदोखेल ने सवाल किया है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील केस में जस्टिस जमाल बंदोखेल ने सवाल किया कि क्या आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है, कानून पे आइन पे इतनी दस्तरस होती है कि सजाए मौत तक सुना दी जाए। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कर रहा है, जिस दौरान वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस साहब जो है वो दलाइल दे रहे हैं। दौरान समाअत जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है, फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा और जजा का फैसला कमांडिंग ऑफिसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा और जजा का फैसला कैसे कर सकता है। इस पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है। तो इस मौके पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पूरी दुनिया में कोर्ट मार्शल में ऑफिसर ही बैठते हैं, जबकि ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजुर्बा होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट्स की लाइट्स बुझाकर कहा गया कि मुल्क छोड़ दो। इस वाक़े में या उस वाक़े में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। ये परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ की वो जो एपिसोड है 99 12 अक्टूबर, ये उस वाक़े का तज़किरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस एक वाक़े के 22 मुल्क में मार्शल लॉ लग गया मगर फिर भी केस फौजी अदालत में नहीं चला। उस पर वजारत दिफा के वकील ने कहा कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं, इसीलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए हैं मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता कि उस आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाए। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के तरीकाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करूंगा। अच्छा, इस दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको साकिब बशीर साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि बहुत कुछ ऐसे सवालात हैं जो ख्वाजा हारिस साहब से किए जाते हैं जजेस की जानिब से, उनको वो जवाब नहीं देते। वो कहते हैं कि ये मैं आगे चलकर आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, आगे चलकर मैं इसके ऊपर बात करूंगा। बहरहाल समात के आखिर में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि 9 मई वाकयात में कुल 5000 मुलजमान 5000 के करीब थे। फौजी अदालत ले जाए गए 105 मुलजमान की जाए वकुआ पर मौजूदगी के शवाहिद हैं। बाद आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात पीर तक मुलतवी कर दिया। साकिब बशीर साहब, ये 4 समातों में जो रिमार्क्स आए हैं, अच्छा मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि ये गुफ्तगू भी शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे हैं रिमार्क्स पर नहीं जाना, फैसला कुछ और आएगा। लेकिन ये जो इसका एक एंगल है दफ्तर खारजा का और यूरोपीय यूनियन का, वो मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक 4 समातों का हाईलाइट क्या है, लुब्बे लुबाब क्या है, क्योंकि ये वो केस है जो ये वो वाकया है जिसके ऊपर इमरान खान ने मुतालबा भी किया हुआ है कि कमीशन बना दें। तो वो अब मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला आपको किस तरफ जाता हुआ लग रहा है?
अच्छा, एक तो जिस तरह ये बहस हो रही है कि आपने रिमार्क्स पे नहीं जाना, ऑब्जर्वेशंस पे नहीं जाना, फैसला कुछ भी हो सकता है, ये यकीनी तौर पर दुरुस्त बात है। लेकिन जो रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस या सवालात जो किए जा रहे हैं एपेलॉन से, जो अपील कुनिंदा है वजारत दिफा के वकील से, बज़ाहिर वो अभी तक जो बेंच है उसको मुतमिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि बार बार एक सवाल का आना जो है इस चीज का सबूत है कि वो इस पे सेटिस्फेक्शन नहीं है बेंच को कि वजारत दिफा के वकील के आर्गूमेंट से। अच्छा, ये केस जो है वो इसका थोड़ा सा पस मंजर फिर 4 समातों में क्या हुआ है, कौन कौन से सवालात सामने आए हैं, जिनके जवाबात आएंगे तो पता चलेगा कि आगे क्या होना है। इसमें आपको पता है कि इस वक्त 65 जो हैं लोग हैं जो मुख्तलिफ जेलों में है, अडियाला में भी है, इसी तरह कोट लखपत जेल में भी है, मुल्तान की जेल में भी है। तो 65 लोग जो है वो सजा याफ्ता है मिलिट्री कोर्ट से। तो जो बुनियादी किस्म के सवाल रखे गए हैं, एक सवाल ये जिसका जवाब आएगा या जवाब अभी तक नहीं आया, मतलब आप अंदाजा लगाएं कि ये जून जुलाई 2023 से ये केस चल रहा है, 24 भी गुजर गया और अब जनवरी 25 आ गया है, तकरीबन 19 माह हो चुके हैं और 19 माह में इस सवाल का जवाब नहीं आया कि ये जो 104 लोग थे, ये कमांडिंग ऑफिसर ने लेटर लिखे मुतलका जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, तो उन एंटी टेररिज्म कोर्ट्स ने के हवालगी, हमें हवालगी चाहिए, इनकी हैंड ओवर करें हमारे। तो इन पे जो ऑर्डर्स पास किए थे उन मजिस्ट्रेट्स ने या उन जजेस ने, वो ऑर्डर कौन से थे? ये जस्टिस नईम अख्तर अफगान कम से कम 3-4 दफा पूछ चुके हैं, बेंच के मुख्तलिफ जजेस जो है वो पूछ चुके हैं कि वो ऑर्डर्स हमें दिखाएं। उसकी वजह है ऑर्डर्स के पीछे मतलब हमारे देखने वाले ये सोच रहे होंगे कि क्या वजह हो सकती है। ऑर्डर्स के पीछे वजह यह है नाज़रीन कि जब इस किस्म का, जब कमांडिंग अफसर का एक आएगा लेटर या रिक्वेस्ट आएगी कि फला जो बंदा है वो हमारे हवाले किया जाए, तो कस्टडी देते वक्त वो जो जज है वो ग्राउंड्स देखते हैं, स्पीकिंग ऑर्डर पास करते हैं जिसमें रीजनिंग है कि किन वजूहात की बुनियाद पर वो ये समझते हैं कि हाँ इनकी कस्टडी जो है वो मिलिट्री को दे दी जाए। क्योंकि ये मामला सामने आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इमरान खान साहब का जो मुतवक्को एक लग रहा था आपको, आज से अगर 2-3 माह पहले आप चले जाएं तो बहुत बड़ी डिबेट जनरेट हुई थी कि मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान की हवालगी होने जा रही है, तो इमरान खान ने उसको चैलेंज किया था। उसमें जो मामला कंक्लूड हुआ, डिस्पोज ऑफ हुई थी पिटिशन, तो उसमें ये चीज तय हुई थी जो उस वक्त जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो एजी एडिशनल अटॉर्नी जनरल लॉ अफसर हुकूमत को ये कहा था कि आपने अगर इमरान खान की हवालगी लेनी है, अगर आपको कोई खत आता है कमांडिंग अफसर का, तो आप जो मुतलका जज है वो मुतलका जज इमरान खान को भी नोटिस करेगा और इमरान खान अपने वकील के जरिए उसको अटेंड कर सकते हैं और उसको अटेंड करने के बाद उसमें अपने आर्गूमेंट्स दे सकते हैं, दलाइल दे सकते हैं और दलाइल के बाद जज दोनों तरफ को सुनेगा। मतलब अगर वजारत दिफा का वकील होगा, इमरान खान का वकील होगा, मजिस्ट्रेट उसको सुनेगा, स्पीकिंग ऑर्डर देगा, हाँ इमरान खान या XYZ कोई भी है उसकी हवालगी बनती है, तो उसके बाद ये हवाले किया जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है बार बार ये कह रहा है कि आप जो है वो हमें वो ऑर्डर्स दिखाएं। अच्छा, जब भी ये सवाल होता है तो ख्वाजा हारिस जो है उनकी जानिब से कहा जाता है कि आगे चलकर हम आपको बताएंगे। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये बड़ा सिंपल सा सवाल था, इसका उनको फौरी तौर पर जवाब भी दे देना चाहिए था, वो ऑर्डर्स भी प्लेस कर देने चाहिए थे। जस्टिस आयशा मलिक जब ये केस शुरू में सुना जा रहा था तब भी ये सवाल उठा रही थी कि वो ऑर्डर्स हमें दिखा दें। तो एक सवाल तो ये हो गया कि ऑर्डर्स वो जो आपके हैंडओवर आपने किया, तो उसके ऑर्डर्स कहाँ पे हैं मजिस्ट्रेट से? अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब अब जो रिमार्क्स हैं उन रिमार्क्स से तो यही लगता है कि भाई ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला हो सकता है कि सेटिस्फाइड हो जाए कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन मुझे सवाल मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये रिमार्क्स जो है वो मैं कम से कम सीरियसली ले रहा हूँ। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो इंटरनेशनल हैं, वो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से ICCPR से रिलेटेड है, वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल और उसमें मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो रिलेटेड मामला हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब ये करार दे देती है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, तो जो लोग सजा सुना दी गई और उनमें से कुछ हैं जिन्होंने मर्सी पिटिशंस फाइल कर दी, उन मर्सी पिटिशंस के ऊपर उनको ओके करके रिहा कर दिया गया,
उनका क्या केस दोबारा चलेगा? वो क्या स्टेटस होगा फिर? अच्छा, क्या मामला होगा? उस पे मैं बात करता हूँ। सिर्फ दूसरा सवाल बता लें हम नाज़रीन को कि उनका स्टेटस क्या होगा, इस पे बात करते हैं। दूसरा सवाल ये रखा गया है कि आपने फॉर एग्जांपल 5000 लोग ही थे, तो आपने कैसे इसको अलग थलग किया? आज वजारत दिफा ने, आपने पढ़ा जिस तरह वजारत दिफा ने ये बताया क्योंकि इनकी मौजूदगी थी इन जगहों पर। आपको शायद याद होगा जिन लोगों को सजाएं हुई थी वो मुख्तलिफ थी, मतलब वहां पे जो कोर कमांडर हाउस है, इस तरह फैसलाबाद ISI का ऑफिस है, या मर्दान में, या मुख्तलिफ तंसीबात है मुल्क भर में। कहती है कि मुल्क भर की हसन न्याजी को पतलून लहराने के ऊपर सजा हुई है। अब मरियम नवाज तो कुछ भी कह सकती हैं, तो वो उसको 9 मई के या जलाओ घिराव वाला या ट्रेस पासिंग का या अंदर जाके तोड़ फोड़ का केस नहीं करार दे रही। वो कह रही है कि वो जो उनको सजा हुई है, अगर 10 साल हुई है तो वो 10 साल के बाद बाहर आएगा, दुनिया तब्दील हो जाएगी, तो उसको जो सजा दी है वो पतलून रहना। पहली बात तो ये है कि 10 साल बाद बाहर आएगा, वो तो ऐसा नजर नहीं आता। जो आपने सवाल किया उस पे आते हैं। मरियम नवाज की तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो स्टेटस क्या होगा? देख लेंगे स्टेटस क्या होगा। इनका स्टेटस ये होगा कि इस वक्त 65 लोग जेलों में हैं, बाकी सारे रिहा हैं, और तकरीबन ये 40 के करीब बनते हैं। तो 40 के करीब लोगों का, एक तो मेरी सेंस के मुताबिक जो मेरी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से, ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन होगी। मतलब अगर सुप्रीम जब उनको सजा ही नहीं दी जा सकती थी, सुने सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, हाँ। तो अब आप कह रहे हैं कि उनको सजाएं नहीं दी जा सकती, तो ये कैसे रिवर्स होगा? अब इसका तो केस दोबारा चलेगा ना? नहीं फार्मूला वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन होगा क्योंकि वो लोग जो है वो 1 साल कुछ भुगत चुके हैं, कुछ 20 माह भुगत चुके हैं, सजाएं भुगत चुके हैं मैक्सिमम। तो वो मामला मेरी सेंस के मुताबिक, और मेरी बहुत सारे लोगों से बात भी हुई जो कानून को जानते हैं, कि वो मामला क्लोज हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1-1, 2-2 साल सजाएं भी काट चुके हों और मिलिट्री हिरासत में, फिर दोबारा केस भी चले, दोबारा वो जमानतें कराएं, दोबारा उनको सजाएं शुरू हो जाए। ये नहीं होगा। अच्छा, अब रह गई बात 65 लोगों की हद तक। 65 लोगों की हद तक ये होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, तो इनकी सजाएं कलअदम हो जाएंगी और इनको कहा जाएगा कि इनके केसेस ट्रांसफर कर दिए जाएं एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में, और वहां पे एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में जैसे ही उनके केसेस जाएंगे तो इन लोगों को जमानत मिल जाएगी। सही बज़ाहिर जो मेरी बात हुई है कि इनको जमानत ऐसे मिल जाएगी, वहां से तो कलअदम हो जाएंगी, लेकिन ये जब सिविलियंस की कस्टडी में आएंगे तो ये जमानत अप्लाई करेंगे कि भाई इन्हीं केसेस में हम 20, 21, 22 माह पहले ही सजा काट चुके हैं, कैद में रहे हैं। तो किसी भी केस में जमानत के लिए अगर मजबूत तरीन कोई ग्राउंड होती है वो ये होती है कि आप इससे कबल इसी केस में कितना अरसा जेल रह चुके हैं। तो सारे लोग जो है वो तकरीबन 2-2 साल जेल रह चुके हैं, कैद काट चुके हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि उनको आप जो है वो जमानत भी ना करें, तो उनकी फिर जमानतें हो जाएंगी। तो इससे आप बड़ा आसानी से ये मतलब दे सकते हैं कि जो बज़ाहिर लग रहा है कि जो ये जितना भी बेंच है, बेंच की अक्सरियत, आप देखें कि जो कल सवालात सामने आए थे, एक तो उन्होंने कहा कि GHQ पर हमला हुआ था, दहशतगर्द हमले की मैं बात कर रहा हूं, परवेज मुशर्रफ के दौर में GHQ पर हमला हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि कराची बेस पर हमला हुआ। फिर त्यारा साजिश केस की बात आज भी हुई, कल भी हुई, कि उन्होंने कहा कि इतने हाई प्रोफाइल केसेस थे, इनके जो ट्रायल है वो इन इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में चले हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या 9 मई उससे भी बड़ा है कि आप जो है वो उठा के उनको वापस लेकर गए। वो डॉक्टर उस्मान एक वकील, वो जो वहां पर 8 सितंबर 2007 की बात है जी, ये इंसिडेंट हुआ था GHQ अटैक का, हमने उसको वहां पे खड़े होकर कवर किया था, परेड लेन वाला अटैक। जी परेड लेन तो वो सुसाइडल, इसमें तो लोग एक कैरी वैन डब्बा लेके दाखिल हो गए थे ना GHQ में। तो वो ये कह रहे थे कि आप जो है वो तमाम ये ट्रायल वहां पे चले कि क्या ये भी उससे भी बड़ा है। फिर जो बेंच सवाल उठा रहा है, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं कि आपके फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो मुअत्तल नहीं हो सकते सिविलियंस के। आप इस तरह नहीं हो सकता कि आप अब वहां पे जो कमांडिंग अफसर है, अब आज जो सवाल आया कि ये फैसला लिखता कौन है। फिर एक और जो क्वेश्चन है कि जब मिलिट्री की हाई कमांड ने 9 मई या 9 मई के बाद बड़ी बड़ी मीटिंग्स की, उनमें प्रेस रिलीज आ गई कि हर चीज ईच एंड एवरीथिंग जो है वो साबित हो चुकी है, अवेलेबल फिर उसके बाद क्या सीसीटीवी फुटेज है, हर चीज मौजूद है, डेफिनेटली मौजूद होगी, अनडिनाइबल एविडेंस मौजूद है। बिल्कुल, इसमें बेंच ने भी ये बात की और हम भी यही बात करते हैं
कि किसी बंदे ने भी कोई जुर्म किया है ना, उसको उसकी सजा मिलना चाहिए। उसमें कोई फार्म फोरम की बात कर रहे हैं कि उसके पास फोरम, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए फोरम कौन सा होगा। तो जब मिलिट्री की हायर जो अथॉरिटीज है उन्होंने सब कुछ ये कह दिया, तो क्या उनके नीचे जो मातहत अफसरान है, जो कमांडिंग अफसर है या बतौर जज काम कर रहे हैं, या फैसला लिख रहे हैं या ट्रायल कर रहे हैं, तो क्या वो उसके अगेंस्ट जा सकते हैं? ये भी एक सवाल तो है ना। सही, अच्छा हो सकता है क्वेश्चंस जो है वो बेंच की जानिब से आ रहे हैं, और उससे बजाहिर जो लग रहा है कि कम से कम ये 9 मई के जो सिविलियंस थे ना, इनके ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि होगा क्या? होगा ये कि एक आर्मी एक्ट की सेक्शन है 4D21 2D12, ये दो हैं, रोमन 1 और रोमन 2 है 2D की, ये आर्मी एक्ट की, जिसके तहत जो सिविलियंस के बहुत ही रेयर सिचुएशन है कि जहां पे सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होता है, तो उसके एस्पियोनाज में, स्पाइंग में, और डॉक्यूमेंट्स और नक्शे और इस किस्म की चीजें किसी बैरूने मुल्क फराहम करने पे इस किस्म के मामला होता है। अच्छा देखिए, इसको भी सॉरी मैं आपकी आवाज काट रहा हूँ, इसको भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने गैर आईनी डिक्लेयर कर दिया था बेंच ने। अब अपील में दो चीजें हैं, एक ये 2D12 है और दूसरा है सिविलियंस के ट्रायल अभी जो 9 मई वाले हैं। इनकी हद तक ऐसे लगता है कि ये ट्रायल्स गैर कानूनी हो जाएंगे और उसको बहाल कर दिया जाएगा, ताकि वो जो सेंसिटिविटी है, कल कुलभूषण यादव का पूछा गया हुकूमत से कि क्या अगर 2D12 जो है वो अगर कलअदम ही रहते हैं तो क्या कुलभूषण यादव का जो ट्रायल है वो भी मुतासिर होगा? तो उन्होंने कहा हाँ होगा। तो ये चीज है कि इसमें दो चीजें हैं, दोनों में सेपरेट देखा जा रहा है, देखा जाएगा, और फ्यूचर के लिए ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ सख्ती कर दी जाए कि किस तरह हवालगी होगी, किस तरह मजिस्ट्रेट फैसला देगा और कौन सी रीजनिंग देना जरूरी होगी। सही है साहब, जाहिर है कि हो सकता है कि अभी जो मैं गुफ्तगू करने लगा हूं इवेंचुअली ये गलत साबित हो, लेकिन ये मेरा प्योरली मेरा एनालिसिस है जो मैं आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर रखने लगा हूं। और ये अब जाहिर है कि कोई बहुत लंबी बात नहीं है, ये केस मेरे ख्याल में बाकी जो आईनी बेंच में लगने वाले केसेस हैं उनसे मुख्तलिफ है। एक अमूमी राय ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसका आईनी बेंच हर फैसला वो देगा जो शायद रियासत के या हुकूमत के मफाद से मुताबिकत रखता हो, लेकिन ये जो केस है इसमें शायद इस वक्त रियासत और हुकूमत का मफाद, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो इस बात से जुड़ गया कि ये जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है इसके मामले को सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा फैसला आए कि जिसके नतीजे में जो इंटरनेशनली मामला उठ गया है उसको एड्रेस किया जा सके। या तो आप इन तमाम लोगों को पार्डन करेंगे, आप इनको छोड़ेंगे इवेंचुअली, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इन सिविलियंस का ये सारी एपिसोड हुई है इसके ट्रायल को कलअदम करार देना पड़ेगा। हुआ क्या था, जैसे ही आपको याद है कि 21 दिसंबर को इनिशियल बैच 25 लोगों का जिनको सजाएं सुनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उस पर यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि आईसीसीपीआर जो है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसका आर्टिकल 14 उसके मुताबिक जो ट्रायल है एक तो वो ओपन होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, मीडिया को रसाई होनी चाहिए, हक के दिफा होना चाहिए, मर्जी का काउंसिल होना चाहिए, और फिर जब वो फैसला आ जाए तो उस फैसले को पब्लिक किया जाए। कोई भी फौजदारी मुकदमा है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है किसी के अगेंस्ट, उसमें फैसला सामने आना चाहिए। वो फैसला जो है जाहिर है कि लोगों के पास उसकी कॉपीज मौजूद नहीं है, मीडिया में कम से कम उनके फैसलों की कॉपीज मौजूद नहीं है। तो एक तो ये मामला है, उस पर ये कहा था कि जीएसपी प्लस स्टेटस अगर आपने बहाल रखना है तो उसके लिए आपको आईसीसीपीआर जो है उसके ऊपर अमल दरामद करना होगा। जवाब में हमारे दफ्तर खारजा ने कहा कि हम आईसीसीपीआर को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उस पर अमल दरामद करते हैं। ये जो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल है इसका मामला कुछ एग्जांपल्स देते हुए उन्होंने कि फलां मुल्क में ये हुआ था और इस तरह हुआ था, फलां का प्रोसीजर ऐसे हुआ था, और साथ में हमने ये कह दिया कि जनाब पार्लियामेंट का एक कानून आइन और उसमें ये प्रोविजन मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने ये फैसला दिया जिसके तहत ये सब कुछ किया गया। वो आपने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन असल मामला ये है, मेरी हमारे बहुत सारे सफारतकारों से बात हुई, उन्होंने कहा कि देखें अगर आलमी सतह के ऊपर ये तासुर बनता है कि हम इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप फ्यूचर में जो इंसानी हकूक काउंसिल है
वहां पर आप बात करने के काबिल नहीं रहेंगे। वहां पर आपको पता है कि मुख्तलिफ बॉडीज और उसकी काउंसिल की मुख्तलिफ चेयर्स हैं जिनके ऊपर आपका इलेक्शन होता है। पूरी दुनिया के ममालिक आपको वोटिंग देते हैं, और अगर आपके बारे में ये इस्टेब्लिश हो जाए कि पूरी दुनिया जिन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स के कवानीन के ऊपर, कॉवेनेंट्स के ऊपर, कन्वेंशन के ऊपर, चाइल्ड राइट के हवाले से, लेबर, मुख्तलिफ खवातीन के, बच्चों के, इंसानी हकूक के हवाले से, आज़ादी इज़हार राय के हवाले से कवानीन है कि एक मुल्क उन पर अमल दरामद नहीं करता, तो फिर इस इंतहाई अहम तरीन आलमी फोरम्स में से एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उस पर आपने कश्मीर पे बात करने के हवाले से जो है वो शायद आपको फ्यूचर में मसाइल का सामना हो कि आपको ताने दिए जाएं आपके डिप्लोमेट्स को, आपका जो इसराइल के ऊपर, मिडिल ईस्ट के मामला, दीगर मामला, तो वहां पर ये मामला क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल उनसे जुड़ा हुआ है, और इसी वजह से इसी गैप के दौरान जब यूरोपीय यूनियन पूरा का पूरा छुट्टियों पर था, वहां पर क्रिसमस और न्यू ईयर की ईव और ये सारा चल रहा था, और लगता यह था कि अब बहुत और सख्त बयान आ जाएगा जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से, तो उसी दौरान ये 19 लोगों की जो सजाएं माफ करने का मामला है वो अचानक से बिल्कुल हुआ है, और उसी से शायद टेम्परेचर डाउन हुआ है, और अगला टेम्परेचर शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में जो है वो डाउन होगा। एग्जैक्टली ऐसा होता है या नहीं, आई डोंट हैव अ यार्डस्टिक, बट मेरा एनालिसिस ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो नहीं होगा जो नॉर्मली लोग सोच रहे हैं कि नहीं, रिमार्क्स जो भी हैं इससे बरअक्स फैसला तो बिल्कुल ही डिफरेंट आएगा। मेरा सेंस और मेरी जो है वो फीलिंग इसमें डिफरेंट है। अब तक के लिए इतने, मुझे और साकिब बशीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।